इतने भी हवा में न रहे हम। भारत और चीन के सकल उत्पाद का अगर अंतर देखा जाए तो वो 900% तक जाता है। मतलब अगर भारत का सकल उत्पाद में जीडीपी पर पर्सन का जीडीपी का रेट देखा जाए तो 1,60,000 1,70,000 के करीब रहता है, वहीं चीन 10 लाख के करीब है। इतना बड़ा अंतर है। इसको पार करते करते बड़ा लंबा समय लगने वाला है और इस लंबे समय में हम तीसरी शक्ति भी बनने जा रहे हैं। अब भारत विश्वगुरु क्यों बनने जा रहा है, यह जरा समझ लेना आवश्यक है। दोस्तों, आज की तारीख में एक एक जो शक्तियां हैं विश्व की, ये धराशायी होती नजर आ रही है। अगर हम चीन की ही बात ले तो चीन दुनिया के लिए अब एक डंपिंग ग्राउंड बनने जा रहा है। चीन के पास उत्पाद में अपनी भूमिका निभाने वाला एक वर्ग जो होता है वो बहुत कम है, जिसे जवान क्लास कहा जाता है, वो भी बहुत कम है। भारत के पास वही मनुष्य वर्ग बहुत बड़ी संख्या में है। चलो, ये सारी बातें तो किताबी बातें हो गई, लेकिन असल में क्या है ये समझ लेना आवश्यक है। दोस्तों, भारत के इर्द गिर्द के सारे देश लगभग बहुत बड़े संकट में हैं। पाकिस्तान की बात तो हम जानते हैं, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है यह भी हम देख रहे हैं, बर्मा की हालत कैसे चल रही है, बांग्लादेश की अवस्था क्या है, भूटान तो भारत के सहारे ही है, नेपाल को चीन ने कैसे घेर लिया है ये हम समझते हैं, श्रीलंका की अवस्था क्या है ये हम समझते हैं। मैं आपको बता दूं, आज श्रीलंका जो जी रहा है ना, वो किस विषय पर जी रहा है। बंदरों का मांस चीन को एक्सपोर्ट करके आज श्रीलंका कमा रहा है। अगर श्रीलंका में बंदर न होते तो क्या होता श्रीलंका का, यही अवस्था है। उसी वक्त हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं दुनिया को जिससे हम फॉरेन का करेंसी कमा सके। दोस्तों, एक बात मत भूलिएगा कि भारत में ईंधन सबसे ज्यादा लगता है। ईंधन उसकी आयात करनी होती है, दूसरा होता है एडिबल ऑयल, और तीसरा होता है अपने जो खत बोलते हैं उसे खाद बोलते हैं, रासायनिक खाद, जिन्हें मंगाना पड़ता है। और लगभग 70 से 80% अपने विदेशी मुद्रा इसी में खर्च हो जाती है। मतलब इतना तेल, एडिबल ऑयल और ईंधन भी हमें आयात करना होता है। अब इसमें खर्च हो रहा पैसा भारत कहां से कमा रहा होगा। बड़ा आनंद होगा आपको कि आज दुनिया को सॉफ्टवेयर निर्यात करने वाले देशों में भारत एक अग्रणी देश बन गया है, और इसी में अपना अग्रणी होने के कारण ईंधन की आयात में जो हम गंवा रहे हैं, वही फॉरेन करेंसी हम सॉफ्टवेयर की निर्यात में कमा रहे हैं। इसलिए भारत आज दुनिया को सॉफ्टवेयर पहुंचाने वाला एक बहुत बड़ा देश बन रहा है। मैं ये भी बता दूं आपको कि भारत में कंपनियों की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है। बस एक अदानी का नाम अगर मैं ले लूं, बस एक अदानी का नाम, कुछ जानकारी है, वो जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। 18 लाख करोड़ रुपए का ये उद्योग समूह है अदानी वाला। ये 15% ऊर्जा जो देश में इलेक्ट्रिसिटी लगती है इसकी सप्लाई करता है। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, माल वाहतुक जिसे कहा जाता है, वो 40% हिस्सा अदानी के पास है। 50% कोयला अदानी के पास है। देश की नंबर 1 खाद्य तेल उत्पाद वाली ये कंपनी है। नंबर 2 वाली कंपनी है गेहूं को प्रोसेस करने वाली। नंबर 3 वाली कंपनी है चावल को प्रोसेस करने वाली। मैं ये जानकारी इसलिए बता रहा हूं कि कंपनी का आज जो थोक उत्पन्न है, जो जिसे हम क्या बोलेंगे उसे, कंपनी जो कमाती है, जो उसका इनकम दिखता है थोक में, मैं सीधा नफे की बात नहीं कर रहा हूं, फायदे की बात नहीं कर रहा हूं, वो अगर बराबरी की जाए तो न्यूजीलैंड, हंगेरी ऐसे 30 देश ऐसे हैं जिनके डबल है, और न्यूजीलैंड हंगेरी के उत्पाद, सकल उत्पाद जितना उत्पाद एक अकेली अदानी का है।
मैं अदानी का समर्थन करके ये बात नहीं बता रहा हूं। मुझे ये बात इसलिए बतानी है कि इंफ्रा के प्रोजेक्ट में पूरे दुनिया भर में छाप छोड़ रहा अदानी का ये समूह एक अकेला समूह नहीं है। मैं बता दूं आपको कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनियां जिन्हें कहा जाता है, यूनिकॉर्न का मतलब है स्टार्ट करते वक्त ही $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट करके जो कंपनियां शुरू होती है उन्हें यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। भारत में सालों साल ऐसे इन्वेस्टमेंट करके बनने वाली कंपनियां नहीं बनती थी। 2014 के बाद आज 100 कंपनियां ऐसी चल रही है जो यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, और ये आंकड़ा तब का है। उसके बाद हर 9 दिन बाद एक यूनिकॉर्न कंपनी अपना स्टार्टअप खोल रही है। यही है इस देश का बड़प्पन। यूं ही नहीं होती G20 की अध्यक्षता लेने के बाद 60 शहरों में लगभग 200 बैठकें, यूं ही नहीं होती है। 200 बैठकें, 32 विषयों पर 200 बैठकें यूं ही नहीं होती है। भारत कहता है इस देश को सदस्य बना लो, G20 का G21 बन जाता है। यूं ही नहीं होता है। ये इसलिए होता है कि भारत एक बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में आगे जा रहा है। भारत ऐसा कुछ कर रहा है जिसके कारण दुनिया देखती रह जा रही है कि यह हो सकता है। भले ही किसी ने उसका आविष्कार किया हो, लेकिन 150 करोड़ देशवासियों को लगभग 250 करोड़ वैक्सीनेशन की सप्लाई करके फिर दुनिया में वैक्सीनेशन दे देना, 300 करोड़ के आगे डोजेस प्रोडक्ट करना, यह भारत की उपलब्धता है। यह भारत कर रहा है। इसलिए भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है। जब दुनिया को जरूरत होती है तब भारत अपनी छाप छोड़ रहा है। यह भारत की विशेषता। सिर्फ वैक्सीनेशन की बात कर कर नहीं चलेगा। 12 करोड़ शौचालय इस देश में बनाए गए, लगभग उतने ही गैस पहुंचाए गए। हर घर बिजली, हर घर नल, हर घर गैस, हर घर शौचालय। जहां सोच वहां शौचालय। इतना कहकर नहीं रुके हैं भारत वाले, इतना कहकर नहीं रुके हैं। पहुंचाने की सोच, इस्तेमाल करने की सोच यहां पर बनाई गई है, और इसीलिए भारत अब पूरे देश का नहीं, पूरे विश्व का भाग्य विधाता बनने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, दुनिया मानती है कि भारत की राजनीति ज्यादा चलने वाली नहीं, भारत की लोकतंत्र ज्यादा चलने वाला नहीं है। कोई ऐसा बोलने वाला अगर मिल जाए तो उसको बता दीजिएगा कि भारत के अब तक के इलेक्शन में 50% सांसद हर 5 साल बाद घर बैठते हैं। मतलब 50% सांसद ही चुनाव जीत कर आते हैं, वही सांसद नहीं बनते हैं। 50% घर बैठ जाते हैं। किसी विधानसभा के विधायक भी इसी तरह के होते हैं, 50% घर बैठ जाते हैं और 50% फिर चुनकर आते हैं। ग्राम पंचायत से लेके संसद तक 50% लोगों को घर बिठाने की ताकत रखता है हमारा लोकतंत्र, जो सालों से यह करता आ रहा है। और इसी ताकत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। IIT हो, IIM हो, इन सब का निर्माण तेजी से हो रहा है। बहुत सारे बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा भारत में 2014 के बाद बने हैं। दुनिया में जितनी कंपनियां बढ़ रही है ना, मतलब अमेजॉन, टेस्ला जैसी कंपनियां बढ़ रही है, साथ ही साथ भारत में भी एक एक कंपनी अपना झंडा गाड़ रही है। वो तो कहानी सबको मालूम है। टाटा की और जगवार की क्या होती थी, या टाटा की या इनकी क्या हुई थी, जो कार कंपनी थी, वो कार कंपनी के ओनर के पास टाटा इंडिका लेकर चले गए थे फोर्ड कंपनी के पास, और फोर्ड को बोला था कि हमारी इंडिका फेल हो गई है। तो फोर्ड वालों ने कहा था ऐसा फेल होने वाला मॉडल लॉन्च क्यों करते हो, आपको हमारी तरह करना चाहिए। अगर आप बेचना चाहते हैं हमें इंडिका का प्रोडक्ट, तो हम अपने टर्म्स कंडीशन पर लेंगे। तो रतन टाटा ने इसको छोड़ दिया था, यह कहानी बताई जाती है। और फिर रतन टाटा ने इंडिका का रिलॉन्च कर दिया। इंडिका का ही रिलॉन्च नहीं किया रतन टाटा ने,
पूरे टाटा मोटर्स का रिलॉन्च कर दिया और एक एक ऐसे वाहन आने लगे जो दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ने लगे। टाटा हो, अदानी हो, अंबानी हो, ये सारे के सारे दुनिया भर में अपनी धाक जमाए हुए हैं। दोस्तों, इसीलिए पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। इसीलिए G20 का महत्व है। पूरे विश्व की 85% जीडीपी जिनके पास है, 75% जनजागतिक व्यापार जिनके पास है, जनसंख्या भी लगभग 75% से आगे जिनके पास है, यह समूह भारत के पास आता है और बात करता है। यही है भारत के विश्वगुरु बनने का प्रारंभ। और आरंभ अगर इतना प्रचंड है तो आगे क्या होगा आप ही जान लीजिए। नमस्ते।